वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले हमने पुर्तगीज़ के बारे में पढ़ा कि कैसे पुर्तगीज़ इंडिया में आए, जिसमें ऑल सी रूट को उन्होंने डिस्कवर करा। उसके बाद फिर पुर्तगाली गवर्नमेंट ने डिफरेंट गवर्नर्स को अपॉइंट करा, जिनका पर्पस ये था कि पुर्तगाली की जो भी टेरिटरी थी उसको कंसोलिडेट करना और उसको एक्सपेंड करना, ठीक है, उनकी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, राइट। तो अब हम बात करेंगे क्या फेवरेबल कंडीशन थी पुर्तगाली के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो बिज़नेस था या अपना एम्पायर था सेटअप कर पाए। तो पहली कंडीशन यहीं पे, पहली जो फेवरेबल कंडीशन थी कि नॉर्थन पार्ट में कोई भी मेजर पावर नहीं थी जो डायरेक्टली उनको चैलेंज कर सके। तो नॉर्थन पार्ट मेनली स्मॉल पावर्स थी, छोटी छोटी पावर थी, इसलिए उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। सदर्न इंडिया में देखें तो बहमानी किंगडम था जो पहले पावरफुल हुआ करता था, लेकिन वो भी डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बट गया था, तो छोटी छोटी पावर्स थी जो डायरेक्टली उसको चैलेंज नहीं कर सकती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनकी हम इसमें जो रोल प्ले करा पुर्तगाली जो एम्पायर को सेटअप करने में, कि पुर्तगाली के पास जो शिप्स थी वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी और उसमें कैनन्स वगैरह लगे होते थे, तोपें वगैरह लगी होती थी जो बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इवन मुग़ल भी उतने पावरफुल, मुग़ल अगर हम लैंड पे देखें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन वो सीज़ में पावरफुल नहीं थे क्योंकि उनके पास नेवी इतनी एफिशिएंट नहीं थी। तो पुर्तगाली के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, उनकी एम्पायर को जो सेटअप करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, दैट इज़ एफिशिएंट नेवी, ठीक है। आप रिलीजियस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे पुर्तगाली की, तो बहुत ही बेकार थी। इनकी इतने ईगर थे, इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि वो चाहते थे सभी को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले अगर इनके बारे में बात करें तो इनिशियली तो ये टॉलरेंट थे टुवर्ड हिंदू की तरफ, और मेनली परसिक्यूट करते थे किसको, मुस्लिम्स को। क्यों क्यों करते थे इनको, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो अरब का कब्जा हो गया था पर्शियन गल्फ पे और रेड सी पे, जिसकी वजह ट्रेड बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा था। इन ऑब्स्टैकल्स को अवॉइड करने के लिए एक दूसरा रूट डिस्कवर करा जो ऑल सी रूट था, क्योंकि मेनली मुस्लिम कम्युनिटी थी, मतलब मुस्लिम डोमिनेटेड थी वो पर्शियन गल्फ रेड सी, इस चक्कर में उनके साथ कहीं ना कहीं हॉस्टिलिटी थी। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करते थे वो। लेकिन जैसे ही जब गोवा एनेक्स्ट करा, ठीक, गोवा एनेक्स्ट करने के बाद वो हिंदू को प्रोसिक्यूटेड करना स्टार्ट हो गए। अकबर को जो रिलीजियस थियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने 3 बार मीटिंग को कन्वे करा। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, गोवा अथॉरिटी, हमें पता था जो मेनली जो हेडक्वार्टर था पुर्तगाली का वो गोवा था, तो गोवा में उन्होंने एक लेटर भेजा और वहाँ से मतलब उनको बुलाने के लिए, तो उन्होंने ईगरली उस लेटर को एक्सेप्ट करा। अब पुर्तगाली की ऐसी इंटेंशन थी कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम मुग़ल जो कि पूरे इंडिया को डोमिनेट करते हैं, अगर हमने उनको कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी में, तो उनके थ्रू हम बाकी पीपल को भी ईजिली कर सकेंगे। जिसके लिए फिर जो पुर्तगीज़ थे, वहाँ की पुर्तगीज़ अथॉरिटी थी, पुर्तगाली अथॉरिटी थी, उसने 2 पर्सन्स को यहाँ पे सिलेक्ट करा। एक थे रोडोल्फो इक्वाविया एंड एंटोनियो मोंसरेट, ठीक, इन दोनों को सिलेक्ट करा गया कि इस पर्पज़ के लिए। फिर ये वहाँ पे जाते हैं, खैर इनका अच्छी तरीके से वेलकम वगैरह करा जाता है, इनको कुछ वहाँ पे मिलता नहीं है, वापस ऐसे ही लौट आते हैं। सेकेंड टाइम फिर से एक मीटिंग बुलाते हैं 1592 में, उस समय भी कुछ नहीं मिल पाता, और लास्ट टाइम 1595 में लाहौर में बुलाई जाती है मीटिंग, लेकिन उसमें भी कुछ खास इनको वहाँ से मिलता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं पुर्तगीज़ लॉस फेवर विद द मुगल्स। ऐसी कौन कौन सिचुएशंस रही, मेनली इनके अगर हम पतन का मेनली कारण देखें तो कहीं ना कहीं इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, ठीक है। इसके अलावा एंटी कॉम्पिटिटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी बहुत बड़ा रीज़न था इस चीज़ का, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके बारे में। 1608 यानी 1608 में विलियम हॉकिंस क्या करते हैं, वो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं। उस समय जो रूलर था ब्रिटेन का, उसका नाम था जेम्स वन, वहाँ का किंग था। उसने क्या करा, उनको एक लेटर दिया विलियम हॉकिंस को, कहने के जाओ और उनसे जो जहांगीर हैं, जो मुग़ल बादशाह थे, उनसे परमिशन मांगी कि हमें ट्रेड करने की अनुमति मांगी, उन्होंने उनसे परमिशन मांगी। लेकिन इस समय जो पुर्तगाली थे, जो यहाँ जिनकी अथॉरिटी थी यहाँ पे, वो चाहते थे किसी भी प्रकार से जहांगीर हैं उनको परमिशन ना दें, ऐसी उनकी इंटेंशन थी। खैर विलियम हॉकिंस को कोर्ट तक पहुंचने के लिए कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करा पुर्तगाली ने, लेकिन रोक नहीं पाए, फाइनली वो पहुंच गए। फिर इनके बीच क्या होगा, जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं इनके बीच हॉस्टिलिटी क्रिएट हो गई, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई पुर्तगीज़ और ब्रिटिशर्स के बीच में। फिर एक यहाँ पे बैटल होता है, बैटल वाले होल होता है, एक्चुअली गुजरात में होता है ये, नहीं सूरत में होता है ये, ठीक है। तो इंग्लिश की शिप थी जिसका नाम था ड्रैगन, जो जिनको लीड कर रहे थे उनका नाम था कैप्टन बेस्ट, और ओसेंडर एक शिप थी। बैटल हुआ, इसमें ब्रिटिशर जीत गए। अभी तक जहांगीर का ऐसा मानना था कि जो पुर्तगाली हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, उनकी नेवी बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन जब पुर्तगाली की यहाँ पे हार हुई तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए जहांगीर की, हाँ इनके मतलब इनकी इनकी जो नेवी वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ से खुश हुए।
लेकिन पुर्तगीज़ की तो यहाँ पे हार हुई थी, तो पुर्तगीज़ की तो इंसल्ट टाइप की हो गई थी उनकी। तो उन्होंने क्या करा, पुर्तगाली ने मुग़ल की शिप्स को ही प्लंडर कर लिया, कैप्चर कर लिया सूरत में। लेकिन अब मुग़ल थे वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लैंड पे तो बहुत ही ज़्यादा थे, तो उनको डायरेक्टली चैलेंज तो कर नहीं सकते थे। जहांगीर ने ऑर्डर दिया मकरब खान को, जो उसमें इंचार्ज हुआ करते थे सूरत को, कि भाई जो उन्होंने एक्टिविटीज़ करी है उसके अगेंस्ट कंपनसेशन उनसे लेने के लिए। ठीक है, अगर हम हुगली की बात करते हैं, हुगली में क्या हुआ 1579 में, ठीक 1579 में पुर्तगीज़ को परमिशन दे दी गई। एक्चुअली दो चीज़ होती हैं, फरमान होता है कि निशान होता है। फरमान जब एक कोई मुगल बादशाह मतलब कोई जब एम्पायर उसको इशू करता है दैट इज़ फरमान, और निशान आई थिंक जब कोई राजकुमार कोई प्रिंस जब उसको इशू करता है उसको कहते हैं निशान। ठीक है, तो 1579 में फरमान इशू करा गया था, जिसके अकॉर्डिंग पुर्तगीज़ जो हुगली रिवर है उसके बैंक उसके किनारे सटगांव में सेटल्ड हुए। ठीक है, वहाँ पर अपनी जो फैक्ट्री वगैरह थी उसको स्टैब्लिश करा। पुर्तगीज़ ना कि सिर्फ वहाँ पर ट्रेड करते थे, बल्कि कई प्रकार की कई चीज़ों पे उन्होंने अपनी मोनोपोली भी सेटअप कर ली थी। कुछ आइटम्स थे जैसे कि सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, उस पर उन्होंने टैक्स लगाना भी स्टार्ट कर दिया, और बहुत सारे आइटम्स पर भी मोनोपोली भी स्थापित कर ली, इस्टाब्लिश कर ली। ठीक है, इसके अभी भी पुर्तगाली को सुकून नहीं मिल रहा है, वो चाहते हैं कि और ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो कई प्रकार की इतनी मतलब एक क्रूएल स्लेव प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी, यानी कि लोगों को कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, उसके बच्चों को मतलब किडनैप करके फिर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देना, मतलब स्लेव प्रैक्टिसेस भी उन्होंने स्टार्ट कर दी। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम मतलब और डिफरेंट रिलीजन के जो बच्चे होते थे उनको डायरेक्टली कैप्चर करते थे और उनको क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देते थे। फाइनली उन्होंने क्या करा, दो गर्ल्स थी जो मुमताज़ महल के मतलब उनकी स्लेव्स थी, तो उनको कैप्चर करते हैं पुर्तगीज़, जिसकी वजह से एक हॉस्टिलिटी क्रिएट हो जाती है मुगल्स के बीच में और पुर्तगाली के बीच में। पुर्तगीज़ ने क्या करा फिर हुगली को ही सीज कर लिया। ठीक है, व्हेन पुर्तगीज़ सीज्ड हुगली, तो शाहजहाँ ने उस समय के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम बंगाल के, उनका नाम था कासिम खान। तो शाहजहाँ ने ऑर्डर दिया कि भी इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। तो फाइनली यहाँ पर रिलेशनशिप पूरी तरीके से रप्चर हो चुकी थी, टूट चुकी थी। जो मुग़ल की कहीं ना कहीं जो सहानुभूति थी, ठीक है, जो उनकी तरफ पुर्तगीज़ की तरफ इस एक्टिविटीज़ के बाद पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। इनके बीच रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। अब डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज़, 18वीं सेंचुरी में पुर्तगीज़ लॉस देयर कमर्शियल इन्फ्लुएंस इंडिया। ठीक है, 18वीं सेंचुरी आते जाते कहीं ना कहीं उन्होंने जो कमर्शियल इन्फ्लुएंस था इंडिया में उनका मतलब कम हो गया था बहुत ज़्यादा। इसके अलावा सेल्सेट और बेसेन दो आइसलैंड थे, वो भी उन्होंने लॉस कर मतलब लॉस हो गए थे, उनके हार गए थे वो, क्योंकि मराठा से हार गए थे। सेल्सेट और बेसेन आइसलैंड वही था जब हुमायूं ने अटैक करा था बहादुर शाह पे, गुजरात का रूलर था, जब उसके बदले जब इन्होंने असिस्ट करा था पुर्तगीज़ ने बहादुर शाह को, तो उसके बदले उनको मिला था, तो वो भी दे उन्होंने इनका मतलब छीन लिया गया, हार गई मराठा को। और भी इनकी सबसे गलत चीज़ थी कि भाई ईगरनेस थी टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी, मेड हिंदू रिसेंटफुल। अब सिंपली क्या है, तुम कुछ भी हो, आज इवन आज भी कुछ भी बोलो, लेकिन रिलीजन के खिलाफ कोई नहीं जाता है मेनली। तो सेम चीज़ उस समय भी थी कि कहीं ना कहीं तुम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे थे कि भाई रिलीजन मतलब लोगों का रिलीजन बदल रहे थे, बच्चों को कैप्चर कर रहे थे, फिर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं एंटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी जो कि ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदू में मतलब कहीं ना कहीं एक रोष क्रिएट हुआ, एक रिसेंटफुल हो गए वो, है ना। इसके साथ साथ उनकी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, वो भी डिसऑनेस्ट थी। यानी कि मैंने बताया था कि इस तरह से उन्होंने मोनोपोली, खुद आए थे ट्रेडर के रूप में, लेकिन अपनी उन्होंने मोनोपोली सेटअप कर ली कि हाँ हमारी यहाँ पे अथॉरिटी हो गई, हम यहाँ के सॉवरेन हो गए। ठीक है, इसका जब उससे भी मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं फिर लोगों को स्लेव की तरह एक्ट कर मतलब उनको कैप्चर करने लगे और फिर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने लगे। तो ये भी इस तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने जो सी रूट डिस्कवर करा था, ठीक है, अब वो सीक्रेट नहीं रहा। उसके बाद तो हम देखेंगे मेनली बहुत सारी जो पावर्स हैं, यूरोपियन पावर्स थी, वो इंडिया में आई, चाहे वो डेंस हो, ये हमारे डच हों, ठीक है, फ्रेंच हों, कई प्रकार के फिर लोग वहाँ इंडिया में आते, कई सारे यूरोपियन पावर्स भी इंडिया में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम आगे जाके डिफरेंट जो जितने भी यूरोपियन पावर्स थे इंडिया में आई, उनके बीच क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ठीक है, उसमें किस तरह से एक इन सब में जो सामने निकल के आई थी पावर, दैट इज़ ब्रिटिशर, किस तरह से सबको वन बाय वन सबको सबऑर्डिनेट कर दिया और खुद ही आगे बढ़ी, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, फिर बहुत सारी और भी यूरोपियन पावर्स वहीं अदर यूरोपियन पावर्स वो भी इंडिया में आई, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, और जिसकी वजह से वही यहाँ पे सर्वाइव करता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। तो इन सब में भी जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो साबित हुआ वो हमारी मतलब ये ब्रिटिशर्स हुए थे साबित। खैर उनको जो अगर कोई सबसे तरीके से अच्छे तरीके से जिन्होंने चैलेंज कर सकता था वो ही फ्रेंच थे,
जो हम कार्नेटिक वॉर्स डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर भी इसके बावजूद हम कहते हैं कुछ हमारे सिग्निफिकेंसेस रहे हैं पोर्तुगीज़ के इंडिया में आने के, यानी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंस हमें रहा है उनके आने के यहाँ से। सबसे पहले देखो, डिस्कवर सी लॉन्ग सी रूट, यानी कि इतने लंबे सी रूट को उन्होंने डिस्कवर करके इंडिया तक पहुँचना। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट अपने आप में था कि भाई इतने लंबे सी रूट को भी ट्रेवल करा जा सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नवल सुपीरियोरिटी, जिन्होंने मुगल एम्पायर को भी इस बात को एक्नॉलेज कराया कि हम कहीं ना कहीं हमारी नवल सुपीरियोरिटी है, हम समुद्र में हम पावरफुल हैं, भले आप लैंड पे पावरफुल हो। यही एक बहुत बड़ा रीज़न था उनके डोमिनेशन का यहाँ पे, उनके टेरिटरी और उनके एम्पायर के एक्सपेंशन में। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने मॉडर्न नेवी और आर्सनल और वेपन्स भी इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, और मैनी क्रॉप्स, उसके अलावा कई प्रकार के मतलब क्लोथ्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे। और क्रॉप्स में देखें तो मेनली टोबैको है, और भी बहुत सारे क्रॉप्स थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी पुर्तगाली ने यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे किसके बारे में, जो दूसरी पावर्स आई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।